आज कक्षा 12 का भाग ब इकाई 3 का पहला पाठ है जातिवाद एवं सांप्रदायिकता। हमारे पहले वाले के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं जातिवाद। अब पढ़ेंगे सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता क्या होती है, इसका अर्थ यानी सांप्रदायिकता का मतलब होता है जब एक धार्मिक समूह या समुदाय समझ बूझकर अपने को अलग वर्ग मानकर धार्मिक सांस्कृतिक भेदों के आधार पर अपने लौकिक हितों की भिन्नता को रेखांकित करता है। क्या करता है? रेखांकित करता है, यानी अपने आप को क्या करता है वो रेखांकित करता है। अपनी मांगों को राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों से अधिक प्राथमिकता देना है, यानी कहने का तात्पर्य अपनी जो भी मांग है उनको राष्ट्रीय और सामाजिक हितों से भी अधिक प्राथमिकता देते हैं। यानी ऐसा वर्ग जो किसके ऊपर निर्भर करता है बेटा? धार्मिक समूह या समुदाय से मिलकर बना होता है, और उसकी जो मांग होती है वो मांग वो राष्ट्रीय हित से भी अधिक महत्व उस मांग को वो मानते हैं, ऐसी प्राथमिकता देता है, उसको हम कहते हैं सांप्रदायिकता। क्या कहते हैं हम उसको? सांप्रदायिकता। यानी कोई भी ऐसा समूह या वर्ग जो धर्म के आधार पर हो या समुदाय के आधार पर हो और उनके हित या भेद, अपनी वो भलाई, अपने हितों को वो सर्वोपरि मानते हैं, वो अपने हितों का वो वर्ग या समूह जो धर्म या अन्य समुदाय के ऊपर आधारित बना हुआ है, वो अपना हित राष्ट्रीय हित से भी बढ़कर मानता है, उसको क्या कहा जा सकता है? सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म कहा जा सकता है। एक विद्वान थे विंसेंट स्मिथ महोदय ने क्या कहा कि सांप्रदायिकता व्यक्ति या समूह वह है जो कि प्रत्येक धार्मिक या भाषाई समूह को एक ऐसी पृथक सामाजिक तथा राजनीतिक इकाई मानता है। कहने का तात्पर्य प्रत्येक धर्म और भाषा को या व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो हर भाषा और धर्म के लोगों को एक अलग माने, समाज से अलग माने, ये सांप्रदायिकता है, जिसके हित अन्य समूह से क्या हो? पृथक होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। यानी उस धर्म या भाषा के समूह के लोग, उनका हित उनसे अलग हो सकता है। ऐसे ही व्यक्तियों या व्यक्ति समूह की विचारधारा को क्या कहा जाता है? संप्रदाय या सांप्रदायिक कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक क्या होता है? किसी भी भाषा या धर्म या समुदाय के आधार पर ऐसा संगठन, ऐसा समूह जो अपने हितों की को ही सर्वोपरि मानता है, वो अपने हितों को राष्ट्र के हितों से भी श्रेष्ठ मानता है, वो दूसरे को हितों की विरोधी भी हो सकता है, उसे दूसरों से चिंता मतलब नहीं है, अपने आप को अलग ही मानते। अब है हमारा सामाजिक सांप्रदायिक संगठनों का क्या उद्देश्य है, क्यों बनते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए, शासक कौन से? जो सरकार चला रहे हैं, जो सत्ता के अंदर हैं, उनके ऊपर वो क्या डालते हैं बेटा? दबाव डालते हैं कि सत्ता, प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना होता है। देखो क्या उद्देश्य होता है, क्यों बनते हैं सांप्रदायिक संगठन? तो आप इसके लिए आंसर दोगे कि कोई भी संप्रदाय या समूह वो क्या करता है? अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना, ये उद्देश्य है। यानी आपका उद्देश्य क्या है उसका? अधिक सत्ता प्राप्त करना, अपने वर्ग के, अपने धर्म के, अपने भाषा के लोगों को हिस्सेदारी दिलाना, प्रतिष्ठा और राजनीतिक अधिकार।
आपसे कोई पूछे सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य क्या है, तो आपका एक ही आंसर कि वह अधिक अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना होता है। ऐसे समूह राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों के ऊपर अपने समूह के हितों को अधिक प्राथमिकता देते हैं, जिससे समाज में फूट पैदा होती है। यानी आपसे सीधा पर्सन को ये पूछ ले कि सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य क्या है, तो आपका एक ही आंसर कि वो अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा और राजनीतिक अधिकार। और ये स्वाभाविक है, मैं बार बार कह चुका हूँ कि सांप्रदायिकता ऐसा समूह जो अपने हितों को राष्ट्रीय हित से भी ऊपर सर्वोपरि रखता है। अब सांप्रदायिकता का उदय, ओरिजिन ऑफ कम्युनलिज्म, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे हम कि भारत में सांप्रदायिकता की समस्या की शुरुआत, देखो बात करें कहाँ से हुई, ब्रिटिश शासन के समय से हुई। ब्रिटिश शासन के समकालीन ही है। ब्रिटिश शासन ने एक बहुत ही गंदी राजनीति की थी कि फूट डालो राज करो। यानी उन्होंने, अंग्रेजों को पता था कि ये एक हो जाएंगे तो ये हमारे विपक्ष में हो जाएंगे, ये हमें आज़ाद करा लेंगे, तो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ते रहें और वे अपना शासन बड़ा आराम से चलते रहे। उनको अंग्रेज ये सोचते थे कि हमारा शासन बड़े आराम से चलता रहे, लेकिन वो कैसे चले कि फूट डालें हम, हिंदू और मुसलमानों की आपस में लड़ाई लड़वाते रहें। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण और विकास में जितना हाथ अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल का हाथ रहा, उतना ही हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच राजनीतिक संघर्ष का भी रहा है। यानी अंग्रेज केवल, ऐसा बात नहीं है कि केवल वो लड़ाई लड़के ही हमसे जीत गए, उन्होंने कूटनीति बहुत चली है फूट डालो राज करो की। विभिन्न वर्गों की सत्ता की महत्वाकांक्षा के कारण भारतीय राजनीति में कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ब्रिटिश सरकार मदारी की भूमिका अदा करने लगी। किसके बीच? मुस्लिम लीग और कांग्रेस। कांग्रेस हिंदुओं का दल था, मुसलमानों ने अपना मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली। जिस तरह से मदारी बंदरों को अपने इशारे पे नचाता है, ठीक उसी तरह से अंग्रेज सरकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग को नचाती थी। कहने का तात्पर्य नचाना नहीं है, बल्कि यानी उनके इशारों के ऊपर काम करना। मेहता और पटवर्धन अंग्रेजी शासकों ने उसके आप को हिंदू मुसलमानों के मध्य में खड़ा करके ऐसे सांप्रदायिक त्रिभुज की रचना का निश्चय किया, जिसके आधार पर बिंदु वे स्वयं रहें। यानी मेहता और पटवर्धन, अंग्रेजी शासकों ने, मेहता और पटवर्धन महोदय ने क्या कहा कि अंग्रेजी ने इस तरह की एक व्यू रचना की, त्रिभुज का निर्माण किया कि खुद तो मध्य में रह गए और दोनों तरफ, एक तरफ मुसलमानों को खड़ा कर लिया, एक तरफ हिंदुओं का। ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण भारत में सांप्रदायिकता घटी नहीं, प्यारे बच्चों, बढ़ती रही। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकजुटता से घबराकर ब्रिटिश राज ने इस एकता को तोड़ने की रणनीति बनाई, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई, राष्ट्रीय विद्रोह हुआ, उस समय अंग्रेजों को ऐसा लगा कि ये तो हिंदू और मुस्लिम सब एक हो गए, इसलिए उन्होंने चिंता की और इनको तोड़ने का प्रयास किया। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुस्लिमों को विद्रोह का सूत्रधार मानते हुए उनकी उपेक्षा और हिंदुओं को बढ़ावा दिया। यानी विद्रोह का सारा सिर माथों कहाँ पर मंड दियो? मुसलमानों के ऊपर। फिर हिंदुओं के विकास एवं आधुनिकीकरण के कारण मुसलमानों को विशेष रियायतें देकर राजी करने का प्रयास किया। दोनों तरफ बंदरबाट चल रही थी। यानी एक तरफ तो ये कह दिया कि विद्रोह मुसलमानों के ऊपर थोप दिया कि आपने किया है, हिंदुओं को राजी कर लिया। दूसरी तरफ मुसलमानों को कह दिया कि आप कमजोर हैं, इसको स्पेशल छूट दे दी, उनको भी राजी कर लिया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, देखो सबसे पहले सांप्रदायिकता के अंग्रेजों ने बहुत बड़ा, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय मुसलमानों के अधिकार की रक्षा के नाम पर क्या कर दिया था? बंगाल का विभाजन कर दिया था। आपको पता हो प्यारे बच्चों, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था धर्म के आधार पर, एक बंगाल हिंदुओं का और एक बंगाल मुसलमानों का।
सन 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कर ब्रिटिश सरकार ने समस्या को और अधिक बढ़ा दिया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति यानी ऐसी निर्वाचन प्रणाली जो किसके ऊपर आधारित हो? धर्म के आधार पर। और 1940 में रहा पाई जो भी कमी पूरी कर दी सांप्रदायिकता की, मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का कब प्रतिपादन किया? 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया कि भारत के या हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दो, हमें पाकिस्तान चाहिए। और 1947 में उसी सांप्रदायिकता के आधार पर प्यारे बच्चों भारत का क्या हुआ? विभाजन हुआ। क्या हुआ? विभाजन हुआ। सांप्रदायिकता की समस्या बहुत बड़ी है हिंदुस्तान में। अब सांप्रदायिक समस्या के कारण क्यों पैदा हुई? अब सांप्रदायिकता जो चल रही है, कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म, अब क्यों चल रही है? अब क्यों चल रही है? देखो, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने हमारी समस्या को बनाए रखा और स्वतंत्रता के बाद ये एक रणनीति की समस्या बन गई। सबसे पहले विभाजन की कटु स्मृतियां, सबसे पहले विभाजन की कटु स्मृतियां, यानी जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, जब हमारे देश के दो टुकड़े हो गए थे, द्विराष्ट्र वाले भारत और पाकिस्तान, उस समय विभाजन की जो कटु स्मृतियां थी वो आज भी याद है। कटु स्मृतियां का तात्पर्य है बहुत ही कड़वी सच्चाई जो यादें थी। यानी उस समय जब देश का विभाजन हुआ था, हिंदू मुस्लिमों को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदुओं को, उस समय देख रहा था हर किसी ने अपने रिश्तेदार को खोया था, तो उन्हें वो एक द्वेष भावना भरी हुई है। उस वजह से भी सांप्रदायिकता आज भी है। मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही ने सांप्रदायिक वैमनस्य को चरम पर पहुंचा दिया था। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की थी। स्वतंत्रता के साथ ही देश का विभाजन हुआ, देश के विभिन्न भागों में हिंसा भड़क उठी, लाखों लोग विस्थापित हुए, यानी एक जगह से दूसरे जगह चले गए। जो हिंदू पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान है, उसके अंदर हिंदू थे, वो बेचारे यहाँ आए, बेघर कर दिए। विभाजन में जो क्षेत्र पाकिस्तान में आए, वहाँ से लाखों लोगों अपने घर बार संपत्ति सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। कई लोगों की हत्याएं हुई, मारा गए। महिलाओं एवं लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, परिवार बिछुड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए। इसकी प्रतिक्रिया भारतीय क्षेत्रों में भी कहीं कहीं देखने को मिली। यानी कहने का तात्पर्य पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ज़्यादा अत्याचार हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं ने कुछ नहीं किया, उन हिंदुओं ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप कहीं कहीं ऐसी घटनाएं की। अपने का अपनों के सामने, देखना क्या कह रहा है, अपनों का अपनों के सामने इस प्रकार कत्लेआम देखना लोगों की स्मृतियों में बना रहा है। यानी अपने ही लोग अपने ही लोगों को मार रहे थे, काट रहे थे। इस मानसिकता के कारण जब भी छोटी सी घटना होती है वह बड़ा रूप ले लेती है। घटना से प्रभावित लोगों के परिवार आज भी उस भयावह घटनाओं को भुला नहीं सकते। यानी पहला और मुख्य बिंदु सांप्रदायिकता का है कि विभाजन की कटु स्मृतियां, यानी उस समय जब देश दो भागों में विभक्त हुआ था, कितने विभागों में? दो विभागों में विभक्त हुआ था, तब जब हिंदू और मुस्लिमों ने बीच में आपस में ये किए थे कि आपस में उन्होंने बहुत हिंसक घटनाएं हुई थी, दुर्व्यवहार हुआ था, इन सब बातों को। अब दूसरा बिंदु है इसका, राजनीतिक दलों द्वारा निहित स्वार्थों के लिए पृथक्करण की भावना बरपाना। देखो, कुछ भी कहा जाए, हमने बहुत सारे कारण पढ़े, अनेक बातें पढ़ी, जातिवाद भी पढ़ा, उसके अंदर भी राजनीति का नाम जरूर आता है, क्योंकि ये राजनीतिक दल हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए भी एक नहीं होने देते और आम भारतीय इसको समझ नहीं पाता। पहले हमने अंग्रेजों को एक नहीं होने दिया, अंग्रेजों ने फूट डालो की राज की करो की नीति अपनाई और आज ये पार्टियां ऐसा कर रही है।
स्वतंत्रता प्राप्ति और विभाजन के पूर्व व पश्चात भारत के कई राजनीतिक दलों व संगठनों का गठन किस आधार पर हुआ है? भाई मुख्य बात यह है कि उनका गठन ही धर्म के आधार पे हुआ है, तो वो देश को धार्मिक ये सांप्रदायिक की भावना फैलाएंगे। क्योंकि गठन, पार्टी का गठन वैसे हो सामान्य रूप से देश की राजनीतिक क्षेत्र में अलग बात है, लेकिन पहले हमने जातिवाद में पढ़ा था कि पार्टी अपना गठन जाति के आधार पे हुई। जिस तरह से यूपी बिहार इनमें हमने देखा, राजस्थान हरियाणा, जाति का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ठीक उसी तरह से मुसलमानों के भी संगठन बन गए। जैसे हिंदुओं में हिंदू महासभा बना दिया, अब वो मुसलमानों की क्यों सोचेंगे? मजलिस ए इत्तेहाद ए इस्लाम ऑल अकाली दल मुस्लिमीन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विद्यार्थी सिमी जो संगठन प्रतिबंधित है, दुर्भाग्यवश इन संगठनों ने अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए केवल किसका आधार लिया बेटा? धर्म के आधार पे। इन्होंने धर्म के भाव में अलगाववादी यानी धार्मिक बने हुए हैं। मुसलमानों की, देखो तीसरा बिंदु है मुसलमानों की आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन। जो हमारा एक धर्म है मुसलमान, ये इनके लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और शैक्षणिक दृष्टि से भी ये बेटा पिछड़े हुए हैं। ब्रिटिश काल से ही मुसलमान शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े रहे। नौकरी, व्यापार एवं उद्योग धंधों में उनकी स्थिति सुधर नहीं पाई, यानी इनका कम पढ़े लिखे हुए हैं, इनके पास अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर है, इसलिए गुमराह हो जाते हैं। नौकरी, व्यापार एवं उद्योग धंधों में उनकी स्थिति सुधार नहीं हो पाई। मुस्लिम समाज का आधुनिकरण नहीं हो पाया है। क्या नहीं हो पाया है? आधुनिकरण, यानी आज भी वो समुदाय ज़्यादा धर्म के ऊपर है। इसमें उनमें असंतोष बढ़ा, जिसका फायदा राजनीतिक महत्वाकांक्षा से युक्त लोगों ने उठाया। उन्होंने मुस्लिम समाज में विकास करने के बजाय क्या किया? असंतोष को और बढ़ाया। अब तक जो नेता एवं पार्टियां मुस्लिम राजनीति के केंद्र में रही, उन्होंने मुसलमानों को अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए उन्होंने प्रतिगामी मुद्दों के दायरे से बाहर निकलने ही नहीं दिया। जो पुरानी बातें थी ना, वो याद दिलाते थे। मुसलमान जो कुछ हटके सोचना चाहें तो उनको पुरानी बात दिला दी कि हिंदुओं ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे भड़का दिया। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को भड़का दिया कि ये कहीं मिल गए तो हमारी राजनीतिक पार्टियों का क्या होगा, हमारा क्या होगा। बच्चों के लोकतांत्रिक मूल्यों का विकसित करके उन्हें शिक्षा को आधुनिक से जोड़ना आज की महती आवश्यकता है। यानी जो धार्मिक भावना है, इसका कोई आपसे उपाय पूछ ले तो प्यारे बच्चों आप क्या कहोगे कि ये महत्वपूर्ण है। बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करके उन्हें शिक्षा और आधुनिकता से जोड़ना। आपसे कोई भी ये पूछ ले कि जो सांप्रदायिकता की समस्या का क्या समाधान है, तो आप कहेंगे कि बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करके उन्हें शिक्षा एवं आधुनिकता से जोड़ना। समझ गए क्या बात? यदि कोई आपसे ये प्रश्न करे कि जो आज संप्रदाय की समस्या है, जो मुसलमानों की है, आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, तो उनमें क्या करें? उनके जो बच्चे हैं उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करें, शिक्षा और आधुनिकता से उन्हें जोड़ा जाए। एक नालायक देश है हमारा पड़ोसी पाकिस्तानी प्रचार और षड्यंत्र। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि ये प्रचार और षड्यंत्र करता रहता है। पाकिस्तानी मीडिया भी हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ा चढ़ाकर मुसलमानों के विरुद्ध योजनाबद्ध षड्यंत्र की तरह प्रचार करती है। 1981 से 93 के बीच पाकिस्तान ने हिंदुओं और सिखों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य को पैदा करने एवं बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया। 1981 से 93 के बीच हिंदुओं और सिखों को लड़ा दिया उन्होंने। मार्च 1993 में बम्बई में एक बड़ी दुख भरी घटना थी। बम विस्फोट पाकिस्तानी षड्यंत्र का ही परिणाम थी, जिसका उद्देश्य हिंदू मुसलमानों में खूनी संघर्ष पैदा करना था। पाकिस्तान ऐसा नालायक देश है कि वो कहीं भी आतंकवादी घटना करवा देता है और उसको धर्म से जोड़ देता है, तो इससे हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई हो जाती है। आप और हम सब टीवी समाचार पत्रों में देखते हैं कि एक मुस्लिम ने बम विस्फोट कर दिया। अब हम ये नहीं सोचते कि वो मुस्लिम पाकिस्तान से आया था, वो आतंकवादी था, बाहर देश का था। हम तो आप उसे धर्म से जोड़ लेते हैं, इसलिए फिर हिंदू और मुसलमानों के बीच क्या हो जाती है? एक
वैमनस्यता एक फूट की पैदा हो जाती है। पाकिस्तान कश्मीर में भारत सेनाओं को मुसलमानों पर अत्याचार के लिए प्रचारित करता है। देखो कहीं न कहीं नंबर 5 आपका आ गया है, सरकार की उदासीनता। सरकार की उदासीनता, सरकार भी न सोचे चाल रहे वह भी थोड़ा सा तो अवेयर हो जाए सरकार और ये राजनीतिक दल, ये हर जगह कारण आ रहे हैं। सरकार एवं प्रशासन की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण भी कई बार सांप्रदायिक दंगे विशाल रूप से भड़क जाते हैं। छोटी सी घटना बड़ा रूप ले लेती है, यानी सरकार उदासीन हो जाती है, उन मुद्दों के प्रति सरकार गंभीर नहीं हो जाती और वो मुद्दे बहुत बड़े हो जाते हैं। दलीय राजनीति अगला कारण है छठा, दलीय राजनीति और गुटीय राजनीति और चुनावी राजनीति। जो ये राजनीतिक हैं ये भी जातिवाद की तरह ही सांप्रदायिकता को भी बढ़ा देते हैं। दल की राजनीति को गुटबाजी कर लेते हैं, कभी चुनाव की राजनीति। सांप्रदायिकता की समस्या के लिए राजनीतिक दलों की संकुचित दलीय हितों की राजनीति भी जिम्मेदार है। कई राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। 1950 से लेकर अब तक जितने भी दंगे हुए हैं उनमें से अनेक का परोक्ष कारण दलीय गुटीय राजनीति रहा है। एक पत्रकार महोदय है निखिल चक्रवर्ती, क्या कहते हैं कि सभी दंगों का मूल कारण राजनीतिक है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पत्रकार कौन सा पत्रकार है? निखिल चक्रवर्ती। कौन सा है बच्चों? निखिल चक्रवर्ती। निखिल चक्रवर्ती ने क्या कहा? सभी दंगों का मूल कारण राजनीतिक होता है और ये दंगे अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा ही करवाए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक पत्रकार है निखिल चक्रवर्ती, उसने कहा कि जितने भी दंगे होते हैं ये राजनीति वाले लोग ही करवाते हैं और वो अपने स्वार्थ के लिए करवाते हैं। ये किसने कहा? निखिल चक्रवर्ती ने कहा। एक तुष्टीकरण की राजनीति, सरकारों द्वारा वर्ग विशेष के वोटों के लिए उनकी उचित अनुचित मांगों को मान लेना, उन्हें विशेष रियायतें व विशेषाधिकार देने के कारण अन्य संप्रदायों में ईर्ष्या की भावना पैदा होना स्वाभाविक है। यानी आपसे मैं पूछूं कि तुष्टीकरण की राजनीति क्या है? तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी राजनीति है कि कोई वर्ग विशेष का लोग हैं, उनकी मांग चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, मांग सही हो चाहे गलत हो, सरकार मान ले कि आपकी मांग मान ली है वोटों के लिए, वो भी किसके लिए? वोटों के लिए। तो एक वर्ग की यदि कोई गलत मांग मान लेती है सरकार, तो दूसरे वर्ग के लोग सरकार से क्या होंगे? रुष्ट होंगे, नाराज होंगे। इनकी मांग ही गलत है और फिर भी सरकार ने मान ली, इसलिए दूसरे वर्ग के लोग नाराज हो जाएंगे। ऐसी गतिविधियां विभिन्न संप्रदायों में आपसी क्या पैदा करती है? तनाव पैदा करती है, जिनको तुष्टीकरण के कारण विशेष रियायतें दी जाती हैं। वे वर्ग फिर अपने अधिकार मान लेते हैं, जिससे दूसरे वर्गों में असंतोष पैदा होता है। कई बार आपसे सामान्य से पूछा जा सकता है कि तुष्टीकरण की राजनीति क्या है? तुष्टीकरण की राजनीति क्या है? तो आप कह सकते हो कि किसी वर्ग विशेष की अनुचित उचित सब तरह की मांगे मान लेना, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। अगला है वोट बैंक की राजनीति। कुछ राजनीतिक दल किसी वर्ग विशेष को अपना वोट बैंक बनाने के लिए उनके सभी सही गलत कदमों का समर्थन करते हैं। देखो बड़ी विडंबना है, जो उनका कदम यानी उनकी जो प्रक्रिया है गलत हो तब भी समर्थन कर देती सरकार कि वो वोट हमारा बंद के डाल दी। कोई समूह का कि मैं काम कर दिया, बोले वो गलत काम ने भी सही कर दिया भाया, बोले। तो कहने का तात्पर्य है कि गलत काम का भी समर्थन कर रहे हैं वोटों के लिए। तो ये वोट बैंक की राजनीति है। प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे दल दूसरे वर्ग को समर्थन देते हैं, इस प्रकार तनाव बढ़ता है। वोट बैंक की राजनीति के कारण जब वर्ग विशेष को अन्य की उपेक्षा कुछ विशेष दिया जाता है, समाज में तनाव पैदा होता है। अब हमारा
सांप्रदायिकता के क्या दुष्परिणाम, इससे क्या क्या होते हैं। टॉपिक बड़ा सामान्य सा है लेकिन हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सांप्रदायिकता के कारण न सिर्फ राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा पैदा होता है, अपन कहते हैं ना राष्ट्रीय एकता और अखंडता में खतरा है, ये तो मुख्य है ही है, बड़ा नुकसान तो है ही है, और भी बहुत नुकसान है, बल्कि विकास की प्रक्रिया भी अवरुद्ध होती है, समाज के अंदर विकास भी नहीं होता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा होता है, साथ ही विकास के कार्य भी नहीं होते हैं। सांप्रदायिकता के कारण देश के टुकड़े हुए जो भी अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं, सांप्रदायिक समस्या के कारण को कई दुष्परिणाम भोगने पड़े। सबसे पहले आपसी द्वेष भावना हो जाती है। सांप्रदायिकता के कारण समाज में फूट पड़ जाती है, आपसी द्वेष है, अविश्वास पैदा हो जाते हैं, समाज में आपसी समरसता का वातावरण, भाईचारे का वातावरण सब खत्म हो जाता है। इसके कारण छोटी सी घटना भयंकर सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है, समाज में शांति व्यवस्था में भाईचारे की भावना ही खत्म हो जाती है, विविधता में एकता की बात खत्म हो जाती है। जो हमारे देश की विशेषता है विविधता में एकता, वो ही बात खत्म हो जाती है, यानी आपसी द्वेष भावना, भाईचारे की भावना सब समाप्त होती है। दुश्मन लगने लग जाते हैं छोटी सी बात पे, एक धर्म के लोग ने दूसरे धर्म के थप्पड़ मार दिया तो सब सोचने लगे अरे इनके आपसी कोई बात हो गई, उससे आप हर धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। आर्थिक नुकसान महत्वपूर्ण अगला बिंदु कि आर्थिक नुकसान भी होता है। सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं तो सार्वजनिक संपत्ति, बसों को फूंक दिया जाता है, बाजार बंद होते हैं, जब बाजार बंद होते हैं बेचारे दुकानदार, वो बाजार दुकान खुलेंगी तभी तो कुछ कमाएंगे। सांप्रदायिक दंगे भड़काने पर भयंकर विनाश होता है, गाड़ियां व बाजार जला दिए जाते हैं एवं राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है। दंगों के कारण, कर्फ्यू वगैरह के कारण कई दिनों तक बाजार बंद रहते हैं, जिसके कारण आर्थिक नुकसान के साथ दैनिक मजदूरी पर गुजारा करने वाले लोगों के सामने भुखमरी की नौबत आती है। यानी जो बेचारे दुकान के ऊपर काम करते हैं दैनिक मजदूरी में 100, 200, 500 रुपये में, और जब उनका काम ही ठप हो जाता है तो वो क्या खाएंगे। प्राण हानि, यानी लोग मरते भी, प्राणों की भी हानि होती, प्राण हानि। सांप्रदायिक दंगों के कारण सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, हजारों घर उजाड़ दिए जाते हैं। रांची, श्रीनगर, वाराणसी, अलीगढ़, हैदराबाद, मेरठ, मुंबई आदि इस दंगे के उदाहरण हैं, जिनमें मरने वालों के अलावा हजारों लोग अपंग हो जाते हैं, बेचारे अपाहिज हो जाते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, जब सांप्रदायिकता बढ़ती है तब राजनीति भी स्थिर नहीं होती है। सांप्रदायिकता समस्या के कारण ऐसी राजनीतिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं जिससे सरकारों की स्थिरता प्रभावित होता है। अस्थायी सरकार स्थायी विकास के कार्य नहीं कर पाती, यानी सरकार जिसका बहुमत कम होता है वो तो बेचारे बड़ी मुश्किल से टाइम पास कर पाते हैं। वह सदा अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु प्रयत्नशील होती है, अपने विकास कार्यों में पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाती, फलस्वरूप देश के विकास की क्या हो जाती है, गति अवरुद्ध रुक जाती है। देश के विकास में भी ये बाधक है और राष्ट्रीय एकता में भी बाधक है। पूरे देश हित की बात नहीं करते, फिर वो अपने धर्म के विशेष समुदाय के लोगों की बात करते हैं। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता में भाईचारा की भावना को तो नष्ट होता है, समाज में फूट पैदा कर सामाजिक समरसता को खत्म करती है। उल्लेखनीय है कि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता स्वयं को राष्ट्रवाद के छद्म के रूप में पेश करती है, जबकि अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का अलगाववादी स्वरूप मुखर होता है। राष्ट्रीय एकता के लिए इन दोनों का सावधान रहना जरूरी है। राष्ट्र की सुरक्षा को भी खतरा है। भारत एक बहुसंप्रदायी देश है, बहु यानी अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं, अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। देश में शांति व्यवस्था के साथ विकास के लिए सबको मिलजुल कर रहना आवश्यक है, लेकिन उग्र सांप्रदायिक भावनाएं एकता को पनपने ही नहीं देती। यदि सब धर्म के लोग अपने देश में मिलेंगे, एक मिलजुल के रहेंगे, तभी देश का विकास होगा। औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास में बाधा, क्योंकि जब सांप्रदायिकता होगी, दंगे भड़केंगे तो उद्योग धंधे कहाँ से पनपेंगे, उद्योगों का विकास ही नहीं होगा। देश का औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास शांति एवं सुव्यवस्था में ही हो सकता है। अशांति एवं हिंसा के वातावरण में कोई पूंजीपति अपना धन नहीं लगाएगा, क्योंकि जहां भी हम देख लें, जिस भी भारत के भाग में
आतंकवादी घटनाएं हैं, सांप्रदायिक भावना, वहाँ फैक्ट्रियाँ कम हैं। जम्मू कश्मीर में कितनी फैक्ट्रियाँ हैं? कम है। कारण है कि कोई पैसे वाला वहाँ पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि दंगे भड़क जाए, उसकी फैक्ट्री की आग लगा दे, वो तो बर्बाद हो जाए। विकास और शांति और सुव्यवस्था में ही हो सकता है। पंजाब में पैदा इसी प्रकार की अशांति पंजाब को आर्थिक विकास के हाथ पर कई वर्षों पीछा कर दे दिया था। अब हम इसके सांप्रदायिकता को दूर करने के उपायों के बारे में कुछ सुझाव पढ़ेंगे। सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव। सजेशन टू रिमूव कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता देश के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए गंभीर अभिशाप है। एक भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। देश को इससे बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। देश की एकता और अखंडता पर खतरा है, क्योंकि हमारे देश के तो 2 टुकड़े हो गए। प्रकृति विकास में भी बाधक है, इसलिए सांप्रदायिकता को दूर किया जाना चाहिए। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए निम्न सुझाव हैं। सबसे पहला है कि सरकार को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाए जिससे सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिले। समानता के संबंध में आदर्शों की बातें करने के बजाय उसे व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करने का प्रयास करना चाहिए। यानी सरकार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सांप्रदायिकता की भावना बढ़े। सरकार इस जागरूक हो, अवेयर हो। शिक्षा में शाश्वत नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। यानी हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसके अंदर क्या करना चाहिए? शाश्वत नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को समावेश किया जाना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा राज्य है हमारा? धर्मनिरपेक्ष, यानी ऐसा राज्य सब धर्मों को हम सब समान मानते हैं, लेकिन शाश्वत नैतिक जीवन मूल्यों से शिक्षा तो सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए। धर्म विशेष की शिक्षा की जगह कैसी शिक्षा होनी चाहिए? देशभक्ति और राष्ट्रीयता भावना पैदा करने वाली शिक्षा होनी। यानी कोई धर्म की शिक्षा देने की बजाय ऐसी शिक्षा दो जिससे देश की एकता बढ़े और राष्ट्रीयता की भावना आए। धर्म के आधार पर किसी धार्मिक वर्ग के लिए कोई विशेष रियायत या सुविधाएं न दी जाएं। यानी ऐसा नहीं कि उस धर्म का है इसको छूट दे दो, इसको ऐसे कर दो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे अन्य धर्मों के लोगों में ईर्ष्या की भावना पैदा हो। धर्म एवं जाति के आधार पर इस तरह का भेदभाव आपस में तनाव पैदा करता है, जिससे बंधुत्व की भावना खत्म होती है। अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा सरकार एक ऐसी व्यवस्था करे जिसके लिए उन्हें विशेष अवसर दिए जाएं। यानी ऐसे धर्म के लोग, समुदाय के लोग जिनकी संख्या कम है, सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण क्या है? चुनावी राजनीति। राजनीतिक दल चुनावी फायदे उठाने हेतु सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। इस पर कड़ा प्रतिबंध होना चाहिए। किसी भी दल को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनाव प्रचार में धर्म का सहारा लेने से रोकने हेतु दृढ़ एवं सुनिश्चित नियमों का निर्माण व क्रियान्वयन अति आवश्यक है। यानी चुनाव आयोग को इस तरह के नियम बनाने चाहिए, इस तरह के प्रावधान होने चाहिए कि कोई भी चुनावों के अंदर धर्म का सहारा न ले। समय समय पर सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांगों को दृढ़ता से ठुकराना होगा। नागरिकों में एक राष्ट्र भावना की पैदा करनी होगी। यानी कोई ये कहे कि मुझे धर्म के आधार पे हमें प्रतिनिधित्व दो, केंद्र में मंत्री पद दो, नौकरी दो, धर्म के आधार पर किसी को भी प्रतिनिधित्व नहीं देना है। शिक्षा से दृष्टिकोण उदार बनता है तथा व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। अशिक्षित व्यक्ति धर्म का संकीर्ण एवं अपने स्वार्थ में प्रयोग करने वाले का बहकाव में अधिक आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी लोग हैं वो अशिक्षित यानी कम पढ़े हुए लोग ज़्यादा बहक जाते हैं। इसलिए सबको, सरकार को शिक्षा सबको शिक्षित करनी चाहिए। सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। सब धर्मों समान भाव से हो ऐसे कार्यक्रम करो। साहित्य मीडिया द्वारा भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिससे लोग एक दूसरे के धर्म की जानकारी मिल सके, धार्मिक सहिष्णुता पैदा हो सके। धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन न हो। यानी जो भी राजनीतिक दलों का गठन हमने पढ़ा जाति के आधार पर भी होता है और धर्म के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तथा धार्मिक संगठनों को राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दो। सांप्रदायिक संगठनों पर पूर्ण प्रतिबंध हो। अब एक कमेटी है, सच्चर कमेटी प्रतिवेदन 2006 में
कई बार पूछ लिया जाता है कि सत्सर कमेटी क्या है। सत्सर कमेटी देखिए, भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी। आपसे कोई पूछे कि सत्सर कमेटी क्या है, सत्सर कमेटी भारत के मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को जांचने के लिए बनाई गई थी। इसने सेवानिवृत्त न्यायाधीश था राजेंद्र सिंह सत्सर की अध्यक्षता में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्यीय कमेटी का अध्ययन किया गया था। और सत्सर कमेटी ने मुसलमानों की स्थिति का अध्ययन कर सुझाव दिए, जिसके तहत अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए 15 सूची कार्यक्रम, ध्यान रखना, सत्सर कमेटी ने मुसलमानों के जो एक 15 सूची कार्यक्रम, कितनी सूची कार्यक्रम चलाया? 15 सूची कार्यक्रम। सर्व शिक्षा अभियान, मुस्लिम बालिकाओं के लिए सुविधाएं, ये महत्वपूर्ण बात है। एक तो 15 सूची कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, और एक ये चलाया मुस्लिम बालिकाओं के लिए सुविधा। कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की मांग की। तत्कालीन केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग में से 4.5% आरक्षण अल्पसंख्यकों को देने का निर्णय लिया था, लेकिन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट के खारिज कर दिया। भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं किया गया है, यानी हमारे देश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। सांप्रदायिकता के हमने काफ़ी चर्चाएं की है इसके बारे में। यदि आप अच्छी तरह से इसे समझें और यदि आपको हमारा प्रोग्राम, हमारा जो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।